नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का अध्याय 3 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो क्लास 10th के एक्सरसाइज 10th में पढ़ने हैं। फिजिक्स का ये टॉपिक है, भौतिकी का ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें ये पढ़ना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सही से इस चैप्टर के माध्यम से आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्लास 10th के लिए। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, पहले प्रकाश का हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या और दिया हुआ है। देखिए, आपके लिए PDF तैयार है ये। ठीक है, हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं, यानी कि अंधेरे कमरे में हमारा जो आँख है वो नहीं देख पाता है। इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि वहाँ से प्रकाश हमारे आँखों पे नहीं आ रहा होता है। ठीक है, और जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं। आपको मैं मुख्य पॉइंट बताते जाता हूँ। ठीक है, प्रकाश का अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ करके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा खुद ब खुद, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है तो इसके अनुसार ही हम चल रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँख की ओर जब लौटती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होते हैं, इसके नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं देख लेते हैं। फिलहाल तो इसके 2 नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा है आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये जो है आपतित किरण, ठीक है, ये जो है यहाँ ऐसे नहीं, ये जो है एक है ये आपतन और एक परावर्तन। ठीक है, और ये अभिलंब होता है। ठीक है, तो आपतन का एंगल जो है कोण है, परावर्तन के कोण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब हम दर्पण के बारे में हमें पढ़ना है। तो दर्पण के बारे में पढ़ने देख, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दर्पण में पहला जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठीय अंदर का जो पृष्ठ रहता है ना वो गोल रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। चलिए दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है दोनों के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर जब वक्रित रहता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अब गोलीय दर्पण में ये है, देखिए हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में देख लीजिए, ये जो है हमारा दिया हुआ है अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो इसके अवतल दर्पण के देख रहे हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय
दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ जो केंद्र दिया हुआ है ना, ये जो है यहाँ से ऐसे केंद्र दिया हुआ है, इसे हम सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ जो आने वाली त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है, इसकी जो एक वृत्त बना रहा है, और यहाँ से आने वाली जो त्रिज्या है, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये जो है देख लीजिए, हमारा ये दर्पण है, और इस दर्पण के यहाँ जो केंद्र यहाँ पर आके मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वहाँ से वहाँ के बीच के त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये जो है आगे देख लेते हैं। मैं इसमें से सिर्फ आपको मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैं इसमें से मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज कैसे बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इमेज बनने वाली जो प्रक्रिया होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इमेज कैसे बनता है। देखिए इमेज कैसे बनता है, इसके लिए आप देख लीजिए। अवतल दर्पण की यही स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण की स्थिति बताऊंगा। देखिए बिंब की स्थिति, यानी कि बिंब माने कोई वस्तु है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि जो वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज यानी कि जो वस्तु से बनने वाले इमेज है उसका साइज, और जो इमेज है वो कैसा बन रहा है उसके बारे में, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला देखिए, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसकी स्थिति कहाँ बनेगी? वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। उसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा? अत्यधिक छोटा रहेगा, यानी कि बहुत छोटा, बहुत एकदम नाम मात्र का छोटा रहेगा। और उसकी साइज कैसे रहेगी? वास्तविक तथा उल्टा बनेगी, यानी कि इमेज की प्रकृति कैसे रहेगी? वास्तविक तथा उल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे रखा हुआ है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पे और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा का मतलब इमेज वास्तविक बनेगा, एकदम रियल इमेज बनेगा, और इमेज कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। नेक्स्ट है, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा है तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा, साइज भी सेम रहेगा, यानी कि जितना साइज वस्तु का है उतना ही साइज क्या है? इमेज का भी रहेगा, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा साइज इमेज का भी रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो हमारा इमेज है सी और एफ के बीच में रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो उसका इमेज कैसा कहाँ बनेगा? सी से बड़े, यानी कि सी के अंदर बनेगा, सी से बाहर बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा इमेज से। कैसा बनेगा इमेज? वास्तविक तथा उल्टा इमेज बनेगा। नेक्स्ट है, अगर जो है इमेज जो है वस्तु जो है फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज बनेगा अनंत पे, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। और अगर जो वस्तु है P यानी कि जो मिडिल पॉइंट है और F के बीच में बनेगा तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, यानी कि विवर्धित बनेगा और आभासी तथा सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है, यहाँ देख लेते हैं क्या रहा। क्या? दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा अब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से त्वरित होती है। ये देखिए चित्र दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हर एक अलग अलग इमेज बन रहा है, उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अभी हमें इसको नहीं देखना है। ये देखिए इमेज बन रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ इमेज है ये। देखिए वस्तु रखा हुआ है कहाँ? यहाँ देखिए वस्तु रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज बन रहा है फोकस पे। वस्तु रख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, यानी कि परे, इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में। अब देख रहे हैं इमेज रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। इमेज बन रहा है कहाँ? इमेज बन रहा है वक्रता केंद्र पे ही इमेज बन रहा है। अब यहाँ देखिए वस्तु रखा हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, इमेज कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र के परे, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इमेज अगर रखा हुआ है फोकस पे, इमेज रखा हुआ है फोकस पे, इमेज देखिए कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट रख रहा है P और F के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग समांतर टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों तथा प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन में जो हेडलाइट होते हैं उसके वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सोलर कुकर में भी यूज किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ कैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है, ये देखिए इमेज बन रहा है। उत्तल दर्पण अनंत पे रखा हुआ है, इमेज बन रहा है इसका फोकस पे बन रहा है। और यहाँ देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पे ही बन रहा है। देखिए यहाँ देखिए कैसे बन रहा है इमेज, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ इमेज, ठीक है। अगर वस्तु जो है अनंत पे रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु अनंत पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर और दर्पण के पीछे। साइज कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, बिंदु मात्र का। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज सीधा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो इमेज है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच में रहता है, यानी कि अनंत और दर्पण के P के बीच में यानी कि ध्रुव के बीच में रहता है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, P और F के बीच में यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। समझ गए। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग समानता वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के पास साइड में लगे होते हैं तथा इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिसमें वो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं, यानी कि साइड मिरर के रूप में काम करता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। गोलीय दर्पण की 20 त्रिज्या है। अब आगे देखते हैं, इसी में दिया हुआ है आगे क्या, ठीक है। मैं आपको मुख्य जो इसमें दिया हुआ है बिंदु वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दर्पण के सूत्र तथा आवर्धन के दर्पण के पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। दर्पण का U जो होता है, यहाँ देख लीजिए, U, V, U और F दर्पण का फॉर्मूला होता है। देखिए पहले यहाँ से देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब दूरी यानी कि वस्तु की दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज की दूरी V कहलाती है। यानी कि इमेज की दूरी V है और बिंब यानी कि वस्तु की दूरी U है, और एक क्या आता है, फोकस दूरी F है। तो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F, ठीक है। ये दर्पण का फॉर्मूला होता है, तो याद रखेंगे दर्पण का फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। अब चलते हैं आवर्धन निकाल, कैसे इसका पता लगता है, आवर्धन क्या है, अब देख लेते हैं। आवर्धन के बारे में पढ़ाता हूँ। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, ठीक है, कितना गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो आवर्धन होता है, ठीक है, वो उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और बस जो उसका जो इमेज है उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब माने इमेज और वस्तु की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन बराबर होता है, ठीक है, M = -V/U। M = क्या होता है, -V/U। M = क्या होता है, -V/U, ठीक है। M = यानी कि आवर्धन -V/U, यानी कि
बिंब की दूरी, आवर्धन बिंब की दूरी, यानी कि बिंब की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, आवर्धन तक ही। नेक्स्ट क्लास में इसी का आगे वाला पार्ट चलूँगा मैं। ऐसे करीब करीब चैप्टर कंप्लीट पे ही है। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। क्लास 10th का NCERT का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन करीब करीब मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है बचा हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आगे मैं इसी तरह का चैप्टर में लेके आऊँगा। क्लास 10th का फिजिक्स अभी मैं चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।